गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ रंजीता प्रसाद। आज हम लोग जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है लर्निंग का, है ना, उस लर्निंग के चैप्टर में जो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, मीनिंग, कंसेप्ट, डेफिनेशंस, है ना, एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर, इसके बारे में डिस्कस किए थे, राइट। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है, ऑलरेडी स्क्रीन पर शेयर हो रहा है, आपका देख लीजिए। इसमें जो टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है अधिगम के नियम, यानी कि लॉज ऑफ लर्निंग। एक बात को, जैसे इस टाइटल से क्या होता है, कभी कभी हम लोग को जो टाइटल शो करता है या जिस टाइटल को, जिस टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करते हैं उसका टाइटल ही काफ़ी कुछ कह देता है कि इसका क्या मतलब है ना, क्या मीनिंग है इसका, या इसका डायरेक्शन क्या है, इसका इम्पॉर्टेंट क्या है, उसका टाइटल। सपोज दैट योर नेम इज़ शोइंग, आपका यदि नाम लिया जाए, है ना, तो नाम में ही काफ़ी अर्थ यानी कि मीनिंग उसमें छुपा रहता है, और उससे पता चलता है कि आपका मतलब ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेल का है या फीमेल का नेम है, ये शो होता है। नेक्स्ट, उस नाम के हिसाब से आपका एडजेक्टिव या कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं, वो ऑब्जर्वेशन के बाद पता चलता है ना। तो उसी तरीक़ा से कोई भी टॉपिक का जब टाइटल हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइटल के तहत क्या होता है, उसके जनरली सारी चीज़ों को तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें उसमें ऑटोमेटिक क्या होता है, क्लियर होने लगता है। तो ये आज का जो टॉपिक है अधिगम के नियम, यानी कि लॉस ऑफ लर्निंग। कोई भी चीज़ को सक्सेस पाने के लिए, है ना, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसमें क्या होता है, सक्सेस को टाइमली पाने के लिए, प्रॉपर पाने के लिए उसका नियम यानी कि डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़रूरी होता है ना। चाहे वो फैमिली लाइफ में हो, वर्किंग प्लेस में हो, सोसाइटी में हो, या आपने जो कोई डिसीजन ले लिया है, डिसाइड कर लिया है, उस पर कंसंट्रेट करने के लिए और सक्सेस पाने के लिए आपको लॉ होना ज़रूरी है। तो अधिगम यानी कि सीखना, आप जो भी चीज़ सीखेंगे, यानी कि चाहे वो पॉजिटिव सीखे या नेगेटिव सीखे, वो तो डिपेंड करता है आपके मोटिवेशन, है ना, आपके एबिलिटी और आपका डायरेक्शन, गोल, है ना, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। और क्या डिपेंड करता है कि आपका उसका क्या नियम, किस नियम के तहत आप उसको सीख रहे हैं, किस मेथड के तरह आप मेथड के तहत आप सीख रहे हैं, यानी कौन सा नियम के तहत आप सीख रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है सक्सेस, राइट। लर्निंग भी उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं अधिगम के नियम, लॉज ऑफ लर्निंग। ओके, लॉज ऑफ लर्निंग में क्या होता है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक है, जो आपके व्यवहार यानी कि बिहेवियर के थ्रू ही आपकी पर्सनालिटी, आपके एग्जेक्टिव को क्या कहते हैं, प्रेजेंट करते हैं। यानी कि सपोज दैट यदि हम जैसे फेस एक्सप्रेशन होता है उससे ही पता चलता है, लेकिन फेस एक्सप्रेशन आपका लास्ट रिजल्ट नहीं होता है। कभी कभी जो लोग, जिसके फेस बहुत ही डल होता है एक्सप्रेशन, या बहुत ही रूडली उनका शो करता है, तो इसका मतलब ये नहीं जो पर्सन या उस पर्सन का पर्सनालिटी बहुत रूड बिहेवियर का है या बहुत ही डल नेचर का है। जब उसका एक्टिविटी होता है, उसका जब बातचीत होता है, तो क्या होता है, उसके बिहेवियर उसके थ्रू शो होता है, तब पता चलता है नो, जो उसका फेस एक्सप्रेशन से हम लोगों ने डिसाइड किया था या एनालाइज किया था, वो डिसाइड एनालाइज बिल्कुल ही गलत साबित हुआ, क्योंकि ये जॉली नेचर के बहुत एडजस्टेबल पर्सन है। तो कह सकते हैं जो आपका फेस एक्सप्रेशन है ना, या आपके बारे में इनडायरेक्टली यदि कोई भी चीज़ को जब क्या कहते हैं पता किया जाता है या इन्फॉर्मेशन लिया जाता है या केस किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ें काफ़ी हद तक गलत निकलती है जब उसकी एक्टिविटी और बिहेवियर को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, राइट। इसीलिए कहा था जो साइकोलॉजी का जो डेफिनेशन दिया गया, इट इज़ बिहेवियर ऑफ साइंस एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि ये व्यवहार का विज्ञान है और मानव संबंधों का विज्ञान है। ये डेफिनेशन यानी कि परिभाषा आने से पहले, है ना, इस परिभाषा को आने से पहले 3 परिभाषाएं थे, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ना, जब फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किए थे या साइकोलॉजी जब पढ़ना स्टार्ट किए थे हम लोग, है ना, मनोविज्ञान जब पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन हो चुकी है। जब आत्मा का विज्ञान है, उसको क्या किया, खारिज किया गया, उसको क्या मन का विज्ञान है या माइंड ऑफ साइंस, सोल ऑफ साइंस कहा गया। तो इसमें माइंड ऑफ साइंस को भी इसको खारिज कर दिया गया, उसको कहा गया कॉन्शियसनेस ऑफ साइंस है, यानी कि चेतन मन का विज्ञान है, उसको भी खारिज कर दिया गया। उसके बाद जो लॉजिक रखा गया वो कहा गया इट इज़ अ बिहेवियर ऑफ साइंस एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि जिस शब्द के साथ विज्ञान जुड़ा हुआ है, साइंस शब्द जुड़ा हुआ है, तो हमेशा याद रखिए वो क्या करता है, वो आपके 100% यानी कि 100% आपका लॉजिकली प्रमाण देगा,
है ना। तो जो जब हमारे आत्मा को हम लोग जब जानते नहीं, आत्मा को हम छू नहीं सकते हैं, आत्मा के बारे में प्रॉपर तरीके से हम लोग उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और उसका क्या एक्सप्रेशन है, उसका क्या थिंकिंग है, वो कैसा है क्या है, जब उसके बारे में कुछ भी हमें ज्ञात नहीं है, तब क्या है वो साइंस के तहत नहीं आता है ना, उसको प्रूव ही नहीं कर सकते। जिसको प्रूव नहीं कर सकते उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या रिजेक्ट कर दिया गया। उसका कहा गया इट इज़ अ माइंड ऑफ साइंस, यानी कि मन का विज्ञान है ना। तो यह क्या गया, मन का विज्ञान में भी क्या किया गया, मन क्या है स्थिर कभी नहीं होता, या कॉन्शियस जो भी कुछ हम लोग लर्निंग करें, वट एवर वी गॉट द एक्सपीरियंस, वट एवर वी आर लर्निंग एट प्रेजेंट टाइम, ये जरूरी नहीं है हर एक वर्ड, हर एक शब्द, हर एक चीज़ें आपके माइंड में एज इट इज़ क्या हो गया फिट हो जाता है। इसमें से काफ़ी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, काफ़ी चीज़ें हम लोग याद नहीं कर पाते। जिस तरीके से लर्निंग यानी कि जिस तरीके से सीखना होता है, जिस तरह से अधिगम होता है, जिस तहत या जितना परसेंटेज के तहत, यानी कि बहुत लोग सीखते हैं लेकिन 100% उसको प्रूव नहीं कर पाते। जो चीज़ सीखते हैं उसको 90%, यानी कि 1% भी रिड्यूस हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, भूलने की प्रक्रिया हो गई, यानी कि फॉरगेटिंग स्टार्ट हो गया। तो जहाँ फॉरगेटिंग स्टार्ट हो गया वहाँ पर तो हर चीज़ पूरा 100% तो प्रूव नहीं कर पाए आप। जब प्रूव नहीं कर पाए, मन की दशा आदि विचलित है, मन की दशा स्थिर नहीं, स्टेबल नहीं है, ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में ये अपने आप को डील करता है, यानी कि चेतन अवचेतन अचेतन में, तो कहीं ना कहीं ये 100% प्रूव नहीं कर पा रहा है ना, बिहेवियर को, आपके थिंकिंग को, आपके एबिलिटी को, आपके स्किल को, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद क्या कहे, कॉन्शियसनेस ऑफ साइंस कहा गया, यानी कि चेतन मन का विज्ञान है। तो इसमें भी जो चीज़ सीखा जा रहा है, ये जितने भी रिलेटेड है हम बात आपको कह रहे हैं, ये आपको साइकोलॉजी का डेफिनेशन रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट के बारे में कह रहे हैं। उसके बाद इसके साथ साथ हम लर्निंग की बात भी कर रहे हैं। लर्निंग से ही तो आपका चीज़ें होल्ड होंगी, आपके रिकॉल होगा, आपका रिकॉग्नाइज होगा, फिर प्रेजेंटेशन होगा। प्रेजेंटेशन आपका बिहेवियर शो करता है एक्टिविटी के थ्रू। इसके लिए हम कह रहे हैं जो कॉन्शियसनेस ऑफ साइंस में जो कहा गया है, इसको भी रिजेक्ट किया गया। क्यों, ये तो मन की दशा का ही एक पार्ट है ना। चेतन मन में क्या होता है, जो भी कुछ हम लोग सीख रहे हैं, सपोज दैट अभी जो हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, हम आपको जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कर रहे हैं, तो हो सकता है हम जितना बातें कह रहे हैं वो सब आपको याद नहीं रहेगा, है ना, हूबहू कभी याद नहीं। मेमोरी ट्रेस जो कहा जाता है, यानी कि स्मृति चिन्ह में जो शब्द, जो वर्ड जाके आपको क्या कहते हैं हिट करता है, या उसको सही से ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग होता है, अधिगम होता है, वही चीज़ों को हम होल्ड करके रिकॉल कर पाते, रिकॉग्नाइज कर पाते। यानी कि सब शब्द यानी सब चीज़ें आपको याद नहीं रहता, तो फिर कॉन्शियसनेस किस बात की, सबकॉन्शियस में चला गया, चीज़ें सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस में चला गया। अब वहाँ से वापस लाने में क्या होता है, बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं हम लोग, है ना, फॉरगेटिंग में चला जाता है। इसलिए इस चीज़ को रिजेक्ट किया गया। जब कोई भी चीज़ को यदि प्रॉपर तरीके से 100% यदि हम लॉजिकली प्रूव ना कर सके, तो क्या होता है, वो साइंस के तहत नहीं आएगा, लॉजिकली वो नहीं आएगा, तो आपके बिहेवियर में कुछ चीज़ें यदि हट जाएंगे, तो आपके बिहेवियर को लेकर आपका पर्सनालिटी का जो हम आपका प्रूफ देंगे या एनालाइज करके उसका रिजल्ट जो देंगे, वो तो 100% नहीं हुआ ना। जो आप किस नेचर के हो, किस प्रकृति के हो, आपके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपका एडजेक्टिव क्या है, आपका गुण और दोष क्या है, वो संपूर्ण प्रमाणित नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या, इस जो डेफिनेशन है इसको क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद सम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट, जब उन्होंने क्या किया, बहुत रिसर्च करने के बाद इसको एक प्रमाण दिया गया और एक डेफिनेशन के रूप में, परिभाषा के रूप में इस चीज़ को रखा गया, उसके सिद्धांत को, क्या कि इट इज़ अ बिहेवियर ऑफ साइंस एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि व्यवहार का विज्ञान और मानव संबंधों का विज्ञान है। अब हमारे व्यवहार से ही जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं, उससे क्या होता है, प्रूफ होता है जो हम किस नेचर के हैं, किस प्रकृति के हैं, हमारा एम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, ये सारा चीज़ प्रमाण होता है। लेकिन एक बार, एक घंटे में या एक क्षण में किसी के व्यवहार को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए केस स्टडी किया जाता है, यानी कि उसका जो जीवन इतिहास है, उसके एक्टिविटी जो इतिहास है, उसको हम लोग क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद उसके बिहेवियर को प्रूफ दे सकते हैं लॉजिकली 100% साइंटिफिक वे से। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब ये काम स्टार्ट करेंगे, केस स्टडी स्टार्ट करेंगे, तो उस समय उस चीज़ को, जैसे कोई मैटर के साथ आपका रिलेशन होना जरूरी है। किसी पर्सन के बारे में यदि जानना चाहेंगे तो उस पर्सन के बारे में आपका पर्सन के साथ डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो रिलेशन स्थापित करना, स्टैब्लिश करना बहुत ही ज़रूरी है। या किसी एनिमल या किसी भी जीव के व्यवहार को यदि आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बारे में यदि आप 100% रिजल्ट देना चाह रहे हैं, तो उसके साथ संबंध जोड़ना जरूरी है। सपोज दैट जब वकील होते हैं, दोज हू आर द एडवोकेट, व्हेन दे स्टार्ट देयर वर्क, जब वो अपना काम स्टार्ट करते हैं किसी टॉपिक पर, किसी मैटर पर, किसी पर्सन के आपके केस पर, तो उसका क्या होता है, केस स्टडी करते हैं। तो उस
पर्सन के साथ और उसके केस के साथ वो क्या करते हैं, उसका रिलेशन स्थापित करते हैं, यानी कि स्टेबल करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, उस पर स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। द सेम थिंग आप यदि मेरे बारे में जानना चाहो, सपोज दैट मेरा एडजेक्टिव क्या है, मैं किस नेचर की हूँ, या मेरा बैकग्राउंड क्या है, वट एवर यू वांट टू नो अबाउट माई सेल्फ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू मेक अ रिलेशनशिप विथ मी। तो इसलिए कहा गया है, तभी तो आप जान पाओगे जो मेरा, जैसे आप अब्दुल कलाम सर के बारे में जानना चाहते हो, है ना, या गांधी जी के बारे में आप जानना चाहते हो, उनका नेचर क्या, उनका एक्टिविटी क्या रहा, या वो किस प्रकृति थे, उनका एम क्या था, उनका गोल क्या था, वो क्या चाहते थे, है ना। तो ये सब कुछ के बारे में जानने के लिए वो यदि जीवित हैं तो उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, है ना, अपॉइंटमेंट लेंगे। यदि वो जीवित नहीं है तो उनका बायोग्राफी, ऑटोग्राफी, उनके जो एक्टिविटीज़, उनकी जो बुक्स लिखा हुआ है, या जो भी चीज़ कैप्चर हुआ है, वो सारे चीज़ों के साथ आपको इन्वॉल्व होना ज़रूरी है ना, संबंध स्थापित करना जरूरी है, तभी तो आप उसके बारे में जान पाओगे। गॉट इट माई पॉइंट। तो यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं, जो साइकोलॉजी क्या होता है, बिहेवियर पर आपका बिहेवियर को प्रमाणित तरीके से रखकर आपके बारे में सारे चीज़ को क्या करता है, एक रिजल्ट रखता है ना। तो कह सकते हैं अधिगम, तो व्यवहार के तहत ही आपका बिहेवियर के साथ इन्वॉल्व है अधिगम। आप व्यवहार कब करते हो, जब सीखते हो तभी तो व्यवहार करते हैं, उसके एक्सपीरियंस को होल्ड करते हैं हम लोग, अनुभव को रखते हैं, उसके बाद हम लोग व्यवहार करते हैं। तो उसके बहुत सारे नियम होते हैं, उस नियम के तहत ही हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से व्यवहार को हम लोग स्थापित कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करें। मेरे ख्याल से ये जो अधिगम के नियम जो है, यानी कि लॉज ऑफ लर्निंग है, उसके बारे में प्रॉपर हमने एक कंसेप्ट यानी कि अवधारणा आपके सामने पहले रखें, और रखने के बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसकी नियम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो साइकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, जब किसी के व्यवहार को प्रमाणित करते हैं तो उसको प्रमाण को और बेहतर तरीके से प्रूव करने के लिए उन्होंने कहा है जो अधिगम के मुख्यतः दो नियम होते हैं, राइट। एक होता है अधिगम के मुख्य नियम, यानी कि प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। ठीक, फिर से रिपीट कर रहे हैं, अधिगम का मुख्य नियम यानी कि प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, और दूसरा क्या, अधिगम के गौण नियम यानी कि सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर हम लोग ये पता चल गया, ये जो इसका नियम है, मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिगम के नियम को क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया। पहला भाग है प्राइमरी लॉज ऑफ आपका लर्निंग यानी कि अधिगम का मुख्य नियम, अनदर इज द सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम के गौण नियम, राइट क्लास। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि हम लोग इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा थोड़ा, तो इसको क्या करेंगे, अधिगम के जो मुख्य नियम है यानी कि प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग जो है, इसको भी 3 पार्ट में यानी कि 3 भागों में बांटा गया है, राइट। तो पहला क्या है, तत्परता का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस, ओके राइट। जो टाइटल है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें पता चल जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। उसका नंबर 2 क्या है, अभ्यास का नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ओके। नंबर 3 इज अ प्रभाव का नियम यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो 2 नियम था, 2 भागों में बांटा गया था, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इस प्राइमरी एंड सेकेंडरी में भी प्राइमरी को 3 पार्ट में बांटा गया है। अब फर्स्ट वन जो है लॉ ऑफ रेडीनेस, इसके बारे में बात कर ले हम लोग थोड़ा सा। तत्परता का नियम, इसका मतलब क्या है, वट एवर यू वांट टू लर्न, whatever you want to hold, whatever you want to recall and recognize, it is depend on the readiness। यानी कि जो भी कुछ आप सीखना चाहते हो, जो भी कुछ आप निरीक्षण करना चाहते हो, जो भी कुछ आप सीखने के बाद धारण करना चाहते हो, धारण के बाद ज़रूरत पर उसको रिकॉल करना चाहते हो, फिर उसको रिकॉग्नाइज करना चाहते हो, फिर इसको प्रेजेंट करना चाहते हो, ये सारे चीज़ डिपेंड करता है रेडीनेस यानी कि तत्परता। सपोज दैट अभी जो क्लास चल रहा है ना, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, या आपको जो ये वीडियो रिकॉर्ड करके जो अब हम आपको अपलोडेड करेंगे, या फिर जब आप उसको देखेंगे, तो देखने के लिए आपको मोटिवेशन होना ज़रूरी है, आपको खुद के अंदर तत्परता, एक एक्साइटमेंट होना ज़रूरी है कि हम जो क्या करते, जो आपको कॉलेज की तरफ से जो वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, एक लेक्चर को आपको कैप्चर करके वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके थ्रू जो आप लर्न करेंगे यानी कि अधिगम करेंगे, सीखेंगे, सीखने के बाद उसको होल्ड करके उसको बार बार रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के बाद एग्जाम में उसको प्रेजेंट करेंगे, राइट। या आपको यदि ओरल लिया जा रहा है एग्जाम, तो उसमें आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपके अंदर मोटिवेशन होना जरूरी है, अपने आप का मोटिवेट पहले करना जरूरी है, इसका इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है। जब हम ये कोर्स कर रहे हैं, इस कोर्स को यदि इस कोर्स को सही टाइम पर यदि सक्सेस लेना है या पाना है, तो उसके लिए मुझे एक्टिव होना जरूरी है ना। और इस एक्टिवनेस का वर्क कहाँ पर पहले स्टार्ट होगा, जितने भी आपका लर्निंग, जो आपके एबिलिटी को और स्किल को डेवलप करने के लिए
लिए आपको तत्पर से जितने भी आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड जो वीडियोस हो गए या आपको जो थ्योरीज दिया जा रहा है, जो नोट्स दिए जा रहे हैं, जो आपके एक्सरसाइज दिया जा रहा है, उसको करना है, उसको पढ़ना है और टाइम से उसको प्रैक्टिस में रखना है। तभी आपका क्या होगा, सक्सेस शो करेगा रिजल्ट के थ्रू। कब? जब आपको सही से इसको प्रेजेंट कर पाएंगे। तो कोई भी काम को, नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टडी, वट एवर यू वांट टू, ऑलरेडी यू हैव डिसाइडेड अबाउट योर गोल। जब आप अपने जो फोकस कर रखा है गोल के तरफ, उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए जितने भी आपने सरकमटेंसेस को आपने एक डिसिप्लिन के तहत एक टाइम टेबल बना रखा है, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो फॉलो तभी कर सकते हैं जब आप एक्टिव है। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, जैसे हम संडे के लिए क्या होता है, संडे हम लोग कहते हैं इट इज़ अ हॉलीडे, बट हम हॉलीडे नहीं कहेंगे, संडे इज़ अ फुल वर्किंग डे। यदि फुल वर्किंग डे अपने आप को मान लेंगे तो आपका सक्सेस क्या है, निश्चित है। चाहे वो स्टडी को लेकर हो, चाहे वो आपने फुल वीक यानी कि 6 डेज जो आपने वर्क किया वो 7 डेज में आप उसको रिवाइज कर रहे हैं, उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका सक्सेस 100% मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और यदि आप इसको हॉलीडे हिसाब से मनाएंगे तो क्या होगा, तत्पर नहीं रहेंगे, एक्साइटमेंट नहीं रहेगा आपके अंदर, उत्तेजना नहीं रहेगा, आप उस चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अपने अंदर बहुत ज़्यादा आप सोचेंगे नहीं, आप करना नहीं चाहेंगे, लेजीनेस आ जाएगा। इससे क्या होगा, आप ना टाइम से जगेंगे, ना टाइम से आप अपना फ्रेशअप होंगे, ना टाइम से उस काम को करने के लिए आप तत्पर होंगे जो काम 6 डेज के लिए करते हैं। सपोज दैट आप क्या करते हैं, मॉर्निंग 6 और 7 o'clock आप गेटअप करते हैं, उसके बाद अपने आप को फ्रेशअप करते हैं, अपने आप को रेडी करते हैं, किसके लिए, कॉलेज जाना है, क्लासेस करना है, टीचर से मिलना है, अपने डाउट्स को क्लियर करना है, अपने टाइम टेबल को फॉलो करना है, अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। ये सारे चीज़ तभी पॉसिबल होता है जब आप तत्पर होते हैं, जब रेडीनेस आपके अंदर आता है ना। लेकिन वही चीज़ जब आप संडे को लेजीनेस कब आया था, जब इसको फुल वर्किंग डे नहीं मानते हैं। तो गॉट इट माई पॉइंट। तो सक्सेस डिपेंड करता है रेडीनेस पर। तो आपको जो प्राइमरी जो हमने बताया उसमें क्या है, फर्स्ट वन इज तत्परता का नियम यानी कि लॉज ऑफ रेडीनेस, सेकंड वन इज अभ्यास का नियम, ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, टाइमली अचीव करना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, फुल ऑफ सक्सेस पाना चाहते हो, उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि उसको प्रैक्टिस में लाना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 3 इज अ प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, वो जो भी चीज़ आप कर रहे हैं है ना, तो कहीं ना कहीं से आपको उसको आप कहीं से इन्फ्लुएंस हुए हैं, कोई आपको मोटिवेट किया है। तो सपोज दैट जो मोटिवेट जो जिसने आपको किया है, जिस पर्सन ने किया, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, लेजीनेस कैरेक्टरिस्टिक है या आप वो रेडीनेस कैरेक्टरिस्टिक है। इफेक्टिव तभी होगा जो उस पर्सन या जिस टॉपिक के तहत या जो जिसके तहत आपने अपने आप को मोटिवेट किया, तत्परता किया है, रेडीनेस किया है, उसका इफेक्ट आपके ऊपर बहुत ही पड़ता है। जैसे सपोज दैट कभी कभी एक कहावत में कहा था ना, माँ ऐसी है तो बेटी भी ऐसे निकलेगी, पापा ऐसे हैं तो बेटा भी ऐसे निकलेगा, इसका फैमिली ऐसा है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आगे जाकर तो ऐसा ही तो होगा। मीन्स क्या, आप जिस बैकग्राउंड में रहते हैं, है ना, जिस कैरेक्टर के साथ आप अपना लाइफ को डील करते हैं, स्पेंड करते हैं, जिस माहौल में आप अपने आप को व्यतीत करते हैं समय, है ना, तो उससे क्या होता है, उसका प्रभाव जो है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है, विशेषताएं जो हैं, वो आप पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है और उसी के तहत आप जो भी कुछ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो शो करता है। फुल्ली आप शो ना करें लेकिन कहीं ना कहीं शो करता है। कभी कभी फुल शो करता है, तो फुल शो तभी होगा जब आप लेजी होंगे, उनके कैरेक्टर को बिलो करेंगे। सपोज हम लोग बोलते हैं डॉक्टर के बेटा जहाँ तक क्या कहा था, डॉक्टर ही होता है, लेकिन एक्सेप्शनल कुछ होता है जिसके माँ बाप पढ़े हुए नहीं होते हैं, उसका बेटा IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर, अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा पर्सन, अच्छा आपको एक सिटीजन अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करता है ना, सिविलाइज पर्सन शो करता है। हाउ इट वॉज पॉसिबल, हाउ, बिकॉज उनका मोटिवेशन जो है, माँ बाप का मोटिवेशन, फैमिली का मोटिवेशन, उसका खुद का मोटिवेशन, किसी को देख कर, किसी को सुनकर, है ना, उसके अंदर मोटिवेशन होता है, तत्परता आ जाती है। वो बार बार प्रैक्टिस करता है, बार बार अपने आप को उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को क्या करता है, फ्लो में रखता है। तो उससे क्या होता है, इफेक्ट जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है, इतना पॉजिटिव आता है, एक अपने आप को सबके सामने एक मिसाल यानी कि मैसेज शो कर देता है। गॉट इट। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्राइमरी में प्राइमरी को 3 पार्ट में बांटा गया, यानी कि तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एंड नंबर 3 इज अ प्रभाव का नियम यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट। अब हम लोग दूसरा जो बात करने जा रहे हैं वो है अधिगम का गौण नियम, यानी कि सेकेंड पार्ट जो है, यानी कि सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग।
इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। तो नंबर 1 में क्या है, बहु अनुक्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। मीन्स क्या है, आप जब कोई भी चीज़ को जब एक्टिव होकर जब एक्टिविटी करते हो तो उसमें क्या होता है, एक्टिविटी जब हम लोग करना स्टार्ट करते हैं तो उससे जुड़े हुए रिलेटेड बहुत सारे एक्टिविटी का जो क्वालिटी है वो शो करने लगता है। सपोज दैट जैसे आपको पिकल अचार पसंद है, ठीक है, तो अचार शब्द वर्ड आपके मुंह, आपके जहन में आते ही, आपके माइंड में आते ही, आपको सुनने मात्र ही आप क्या करते हैं, इस तरह सलाइवा आप अपने अंदर लेने लगते हैं, यानी आपके मुंह में पानी आने लगता है, या आपके जो फेस एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं चेंज होने लगता है ना। आपका या आपको यदि पसंद नहीं है तो आपका फेस एक्सप्रेशन गलत होने लगता है, जो क्या अचार मुझे खाने के मन नहीं, पता नहीं क्यों मुझे सर्व कर दिया गया, मुझे मेरे थाली में क्यों दे दिया गया। यदि आपको पसंद है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, कितनी भी व्यंजन, कितनी भी आपका खाना का आइटम रखा हुआ है, लेकिन अचार की तरफ ही आपका फेस, आपका एक्सप्रेशन जाता शो करता है और ध्यान जाता है। इसमें क्या आ गया, बहु अनुक्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, यानी कि वट एवर यू वांट, अचार खाने के उसका क्या होगा, अचार जब मिल गया तो उसको खाने का क्या सेटिस्फैक्शन फील होता है, यानी कि आपको संतुष्टि प्राप्ति होती है। या आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आपके पिकल के बारे में, आपको जो भी खाने में पसंद है, जब आप सुनते तो आपका फेस एक्सप्रेशन, आपका एक्साइटमेंट, आपके बिहेवियर में एक शो होने लगता है ना। और जब उसको खा लेते हैं, उसको पा लेते हैं, तो आपके अंदर क्या होता है, सेटिस्फैक्शन फील होती है। तो बिफोर द सेटिस्फैक्शन यू आर आप क्या करते हैं, आप शो करते हैं बहुत सारा एक्सप्रेशन को, बहुत सारे क्रिया अनुक्रिया को आप क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इसमें इस टॉपिक, इसका मतलब ये हुआ। नंबर 2 क्या, मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मेंटल सेटअप और एटीट्यूड। अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, लॉ ऑफ मेंटल सेटअप और क्या होता है, एटीट्यूड, यानी कि हिंदी में कहते हैं मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति का नियम। यानी कि जब कोई भी चीज़ आप कुछ सीखना चाहते हैं, है ना, तत्पर होकर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो बिफोर दैट आपका क्या होता है, मेंटल सेटअप होना जरूरी है, यानी कि आपके मानसिक स्थिति सही होना जरूरी है, आपके अंदर मोटिवेशन की पावर को आपको जनरेट करना जरूरी है, आपके अंदर एक्साइटमेंट होना जरूरी है ना। तो आपके अंदर एक कहा जाता है हैप्पीनेस होना भी जरूरी है, आपके अंदर पॉजिटिवनेस भी होना जरूरी है। जब कोई भी चीज़ को करना चाहते हैं तो माइंड सेटअप करते हैं। यस, जैसे दौड़ लगाते हैं हम लोग, रनिंग करते हैं, तो बिफोर दैट आप बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं। आप क्या करते हैं, इवनिंग ड्रेस पहनते हैं, या आप स्पोर्ट्स का जर्सी या आप सूट पहनते हैं, है ना, आप गेटअप लेते हैं, आप ड्रेसअप सेंस को वैसा ही करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, जो मुझे आप क्या करते हैं, फील्ड में जाते हैं, है ना, जाने के बाद तो यह क्या, फील्ड में जाना, बिफोर फील्ड में जाना अपने आप को आप ड्रेसअप सेंस को सही करते हैं, अपने आप को एक्सरसाइज के लिए तैयार करते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, रनिंग फील्ड में जाकर आप रनिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। एकदम से जाकर दौड़ना स्टार्ट नहीं करते, मीन्स आप फिजिकली आप अपने आप को फिट करने से मेंटल सेटअप करते हैं, जो मुझे अब ये करना है। या सपोज दैट यू वांट टू अपीयर एनी एग्जाम, है ना, कोई भी एग्जाम में आपको अपीयर होना है, बैठना है, तो बिफोर दैट व्हाट आप क्या करते हैं, बिफोर दैट यू कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइजेस, ऑल द सिलेबस जो उसके तहत आएगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, मेंटल सेटअप करते हैं कोई भी काम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आपको एक्टिविटीज़ या आपको पढ़ाई स्टडी के लिए, कोई भी काम हम लोग जब करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, असेंबल होना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, उससे पहले मेंटल सेटअप होना जरूरी है। नंबर 3 इज द तत्वों का पूर्ण समर्थता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ प्रिपेरेंसी ऑफ एलिमेंट, यानी कि इसमें क्या कहा गया है ना, प्रभाव ऑफ उसके बाद इसमें देखिए, इसमें जो आपको देखिए शो भी कर रहा होगा जो आप स्क्रीन पर जो नोट्स है, तो उसमें क्या कहा गया है, आपको प्रिपेरेंसी में क्या हो गया, तत्व का पूर्ण समर्थता का सिद्धांत, यानी कि कोई भी परिस्थिति जब होता है तो तत्व के प्रति अनुक्रिया ना करके कुछ चुने हुए क्या कहते हैं तत्व से ही अनुक्रिया कर सकते। दैट मीन्स इज वट एवर यू वांट टू डू, सपोज दैट यू हैव ऑलरेडी स्टार्ट योर वर्क, ओके, आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया, तो उसमें क्या होगा, एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे एक्टिविटी उससे जुड़ जाता है ना। और उसमें क्या होता है, जुड़ने के बाद आपका एक्सप्रेशन भी जुड़ता है, आपका ख्वाहिश भी जुड़ता है, लेकिन आपका जो मेन गोल या मेन मकसद है, आप उसी को एक्सेप्ट करते हैं या उसी पर ध्यान देते हैं या उसी पर डिटरमाइन होते हैं या तो उस पर कंसंट्रेट होते हैं। ये सब कुछ करते हैं तभी आपको क्या होता है, आपका लक्ष्य को प्राप्त होता है। सपोज दैट आप जब मार्केट में जाते हो, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना, या कोई शॉपिंग मॉल में गए, ग्रोसरी शॉप में गए, तो आपको बहुत सारा सामान डिस्प्ले किया हुआ है
है ना। लेकिन आप उसी चीज़ को उसी सेक्शन में जाते हैं जहाँ पर जिस चीज़ को आपने पहले से डिसाइड कर रखा है, जब मुझे ये चीज़ लेना है ना, तो आप क्या करते हैं, उस चीज़ को लेकर और अपना काम पूरा कर लेते हैं। उसी तरीक़े से एक्सप्रेशन, उसी तरह से अनुक्रिया और प्रतिक्रिया होता है, यानी कि एक्साइटमेंट, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स जो होता है ना, उत्तेजना होता है, उत्तेजना के बाद क्या होता है, रिस्पॉन्स करते हैं, फिर सेटिस्फेक्शन होता है। ये सब कुछ में से आप उसी चीज़ पर ध्यान देते हो जहाँ पर जिस चीज़ के लिए आपको ज़रूरत है। उसके बाद क्या है, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, यानी कि सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम। इसमें क्या गया है, इसमें कहा गया है जो कोई भी चीज़ आप एक्टिविटी करते हैं तो उसका कोई ना कोई बेस पहले से ही होता है, यानी कि पूर्व ज्ञान, पूर्व नॉलेज जो होता है, उस नॉलेज को आप एक्सपीरियंस के तहत अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं। फिर जो चीज़ पाना चाहते हैं उसका एक्सपीरियंस के साथ एड ऑन करके आप जो बिहेवियर करते हैं, है ना, उससे आप जो नॉलेज प्राप्त होता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, तो आप उसको क्या करते हैं, उसके अपने एक्टिविटी और बिहेवियर के थ्रू उसको प्रेजेंट करते हैं। ओके, लास्ट वन क्या है, सहचर्य परिवर्तन का नियम, यानी कि उसमें क्या है, देखिए आपका जो शो कर रहा है आपका स्क्रीन पर जो नोट्स है ना, उसमें क्या है, सहचर्य परिवर्तन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एसोसिएटिव चेंज, यानी कि इसमें क्या किया गया है, पूर्व अधिगम के समय, है ना, विद्वान थी तो अधिगम की पूर्व अनुसार की प्रतिक्रिया हम लोग करेंगे। सपोज दैट आप यदि कोई भी चीज़ को पहले, जो सपोज अभी हम कोई भी चीज़ करना चाह रहे हैं, इसका मतलब पहले हमने इसको क्या किया, सुना है कहीं से, है ना, उसके बाद क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया है, लर्निंग किया है, होल्ड किया है, फिर उससे नॉलेज गेन किया, एक्सपीरियंस लिया है, फिर उसको मॉडिफाई करके बेहतर तरीके से हम अपने तरीके से उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, है ना। जैसे हम लोग कोई चीज़ रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करते हैं उसी टॉपिक पर जो टॉपिक का चीज़ें पहले से है विद्यमान, उस टॉपिक पर रिसर्च करके हम अपने इनोवेटेड चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने के बाद वो सिद्धांत मेरा सिद्धांत हो जाता है, राइट क्लास। उसी में कहा जा रहा है आप जब कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो किसी भी चीज़ों को बेस करके आप उस बेस पर आप क्या करते हैं, एक्टिवनेस शो करते हैं या अपने एक्टिविटी को शो करते हैं, बट वो बेस तो पहले से है ना, तो पहले से है मतलब उसको जब आपने समझने की कोशिश किया था तो उसमें क्या, पहले से जो उसमें जो क्वालिटीज़ थी उसको भी आपने होल्ड किया। उसके बाद होल्ड करने के बाद आपने क्या किया, फिर से अपने चीज़ों को उसमें ऐड ऑन किया। करने के बाद जब आप एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं 100% ना हो कि 1% वो एक्टिविटी शो करता है इस न्यू एक्टिविटी में जो पहले से इसमें था, ठीक है। जैसे हम आपको कहेंगे कोई भी सपोज दैट आप खाना बना रहे हैं, राइट, तो कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं तो बर्तन को यदि बर्तन उस जो कढ़ाई में हो या बर्तन में हो पहले से कोई चीज़ बना हुआ रहता है, उसको सही से यदि हम लोग क्या करते हैं, उसको वॉश नहीं करते हैं, नॉर्मली वॉश करके उसको हम लोग क्या करते हैं, दोबारा कोई चीज़ हम लोग जब प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो उसका टेस्ट जो अभी न्यू चीज़ बना रहे हैं उसके टेस्ट में वो बिफोर जो टेस्ट था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको स्मेल टेस्ट में आने लगता है, ठीक है। या आप यदि बिहेवियर सपोज दैट जो लोग आपको कहते हैं क्या, जो लोग बहुत दिन जेल मतलब आपको पनिशमेंट का पीरियड को कंप्लीट करके जेल से बाहर आते हैं तो क्या होता है, यदि सच में उन्होंने इंटेंसली वो चीज़ों को किया, किसी का मर्डर करने के बाद वो 14 साल या सपोज 7 साल के बाद एक जो नियम टाइम ऑफ पीरियड होता है उसके बाद उसका यदि रिलीव किया जाता है तो उसके अंदर यदि पहले जब उसने मर्डर किया था या उसका कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसा था या चोरी किया था या कुछ भी ऐसा गलत किया था तो उसके कैरेक्टरिस्टिक में वो चीज़ें क्या होता है, कहीं ना कहीं फुल्ली फिनिश नहीं होता है ना, वो रह जाता है। कितना भी उसको बेहतर से वो बिहेवियर किया होगा 14 साल तक या 7 साल तक, उसके बाद जब वो निकलता है तो जब भी वो एग्रेसिव नेचर शो करता है तो उसके अंदर वो चीज़ें कहीं ना कहीं झलक जाती है। तो लोग क्या कहते हैं, उसको एनालाइज करने वाले पर्सन जो उसको जानते थे या जानते हैं बोलते हैं देखो मर्डर तो है, चोर तो है, तो थोड़ा सा तो क्वालिटी रहे, कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करेगा लेकिन इसकी चीज़ें वो जाएंगी नहीं। दैट मीन्स इज एसोसिएट करता है वो चीज़ें आपके पहले से किया हुआ चीज़ के साथ, वो कहीं ना कहीं पैरेलल, बहुत पैरेलल नहीं आता लेकिन वो कहीं ना कहीं रहता है। ओके क्लास, तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस करने की कोशिश की है, लॉ ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम के नियम को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश किए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लाइफस्टाइल में रेगुलर जो हम लोग जो लाइफस्टाइल में जितने भी वर्क करते हैं जो भी डिसाइडेड कर करके या इन फ्यूचर जो करने वाले हैं उसमें ये बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, फ्लो करता है, राइट। तो इसको हम लोग बहुत बेहतर से पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया कुछ टॉपिक को लेकर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसका जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया जाएगा, एक्सरसाइज जो दिया जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, उसको भी आप करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे क्लास, थैंक यू सो मच।